आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। आज के क्लास 12th का मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में वेक्टर चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग एक बिंदु का स्थिति सदिश के बारे में, आज के क्लास में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिक को जयाएं डायरेक्शन कोसाइन। चलिए हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, होता क्या है। तो चलिए इसके पिछले क्लास के दिक को जयाओं को एल एम एन से सूचित किया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में आज के क्लास में समझते हैं। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये आपका जो है जेड अक्ष है। चलिए यहाँ आपका है मूल बिंदु, मूल बिंदु है। मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है। अब P का नियामक है x, y, z। ध्यान दिया जाए, O से P को मिला देते हैं तो OP वेक्टर I वेक्टर R है। और यहाँ मान लेते हैं कि जो वेक्टर R है यहाँ x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है और y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है और z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है और z अक्ष के साथ गामा कोण कौन बना रहा है, वेक्टर R बना रहा है। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि वेक्टर R कोई सदिश है, या माना कि कोई सदिश वेक्टर R x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाता है। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए। माना कि कोई सदिश वेक्टर R y अक्ष एवं z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाता है। अल्फा, कौस बीटा और कौस गामा को ही हम लोग दिक को जयाएं कहते हैं। कौस अल्फा, कौस बीटा एवं कौस गामा को दिक को जयाएं कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, इसको लिखते हैं। और जिसे एल एम एन से सूचित किया जाता है, जिसे एल एम एन से सूचित किया जाता है, यानी कौस अल्फा को दिक को जया, कौस बीटा को दिक को जया, कौस गामा को दिक को जया, जिसे एल एम एन से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो एल बराबर कौस अल्फा, एम बराबर कौस बीटा, एन बराबर कौस गामा। यही है आपका क्या, दिक को जयाएं। चलिए आगे बढ़िए, इसको हम लोग लिख देते हैं। माना कि कोई सदिश वेक्टर R x, y तथा z अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा एवं कोण बनाता है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि कोई सदिश वेक्टर R x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है। तो कौस अल्फा, कौस बीटा एवं कौस गामा को, तो कौस अल्फा कौस बीटा एवं कौस गामा को वेक्टर R का दिक को जयाएं कहलाता है। जैसे
जिसे क्रमशः एल एम तथा एन से सूचित करते हैं। एल एम एन से सूचित करते हैं। एल एम एन से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो समझ लीजिए कौस अल्फा, कौस बीटा एवं कौस गामा को हम लोग दिक्कोजयाएं कहते हैं, जिसे एल एम एन से सूचित किया जाता है। समझ लीजिए। तो यहाँ अब हम लोग बात को समझते हैं। मान लिया जाए यहाँ से हम लोग इस पे एक बिंदु एम ले लिए, तो समझिए ये है क्या जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स जो है पहला के लिए है, यानी एक्स अक्ष के लिए है। ये बाई जो है बाई अक्ष के लिए है। ये जेड है जो जेड अक्ष के लिए है। जैसे मान लिया जाए कि कोई यहाँ मानते थे एक्स डैश एक्स बाई डैश, और यहाँ का था मूल बिंदु, एक बिंदु पी लेते थे एक्स बाई। तो यहाँ से यहाँ की दूरी होता था एक्स और यहाँ से यहाँ की दूरी होता था बाई। ये समझ लीजिए। तो पहला एक्स अक्ष के लिए होता था और ये बनी लास्ट वाला देख लीजिए बाई अक्ष के लिए होता था। यहाँ तीन अक्ष है, एक्स अक्ष, बाई अक्ष और जेड अक्ष। तो पहला एक्स अक्ष, दूसरा तीसरा जेड अक्ष के लिए। तो देख लीजिए बाई, तो बाई यानी ओ एम के जो वैल्यू आएगा बाई अक्ष ही ना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी दूसरी वाली हो जाएगा बाई। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अगर बराबर मिला कौस अल्फा, एम बराबर आपको मिला कौस बीटा और एन बराबर आपको मिला कौस गामा। एल एम एन से सूचित करते हैं। देख लीजिए एल बराबर कौस अल्फा कौस बीटा, एन बराबर कौस गामा, यही आपको रिजल्ट मिला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए कुछ बेसिक बात को हम लोग समझते हैं, ध्यान दिया जाए। इस फोटो को हम लोग लाते हैं, ध्यान दिया जाए। इस फोटो को ला रहे हैं, ओ है, ये पी है और ये आपका एम है। तो ओ से एम है जे बाई है, कोई बात नहीं है। देखिए ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर वो वेक्टर आर है। वेक्टर के लिए ओपी वेक्टर बराबर वेक्टर आर है। क्योंकि ओपी का जो वैल्यू पूछिए, इसका दूरी पूछिए, ओ से पी की दूरी, तो इसका मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए ओपी वेक्टर बराबर वेक्टर आर है, लेकिन जब ओपी के मैग्नीट्यूड पूछल जाए तो ये आपको आर मिलने वाला है। समझ लीजिए, यानी कि ओपी को हम लोग वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर मिलने वाला है। यानी समझ लीजिए ओ से पी की दूरी आपको क्या मिलेगा? आर मिलेगा। ओ से पी तो देखे थे हम लोग कि वेक्टर ए के मापांक को ऐसे या ऐसे सूचित करते थे। तो वेक्टर आर के मापांक को हम लोग कैसे सूचित करेंगे? या आर से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आर ओ से पी है, आर है। अब चलिए यहाँ पर है ओ के भी बीटा है, देख लीजिए। तो यहाँ बाई अक्ष से चल रहे हैं, तो निकाल दीजिए कौस बीटा। तो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो देख लीजिए 90 के सामने वाला ये कर्ण है, ये लंब हो गया, तो आधार ही ना बचा। तो आधार ओ एम और कर्ण कौची आर। तो कौस थीटा के फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार ओ एम, तो ओ एम के वैल्यू बाई और कर्ण कौन है? ओपी, तो ओपी का वैल्यू आर। ये कौस बीटा का माना गया, समझिएगा। तो यहां से हम लोग को क्या मिला? तो कौस बीटा का वैल्यू आ गया बाई बटा आर। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, ध्यान दीजिएगा, बीटा है जो बाई अक्ष के साथ है, तब बाई मिला। अगर मान लिया जाए कि कौस अल्फा के वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो कौस अल्फा के कैसे निकलेगा? तो अल्फा एक्स अक्ष के साथ है, तो हो जाएगा एक्स बटा आर। कौस गामा किसके साथ है? तो देख लीजिए जेड है, देख लीजिए जेड है, हाँ जेड अक्ष है। तो यहाँ से जेड अक्ष के लिए जेड, जेड बटा आर, इस तरह से वैल्यू मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ से कौस अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा? कौस अल्फा का वैल्यू, तो कौस अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा, तो कौस अल्फा का जब वैल्यू मिला यहाँ से एक्स बटा आर मिला। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और एक बात हम लोग समझते हैं,
और इसको हम लोग समझते हैं कि कौस गामा का वैल्यू जो मिला, कौस गामा का वैल्यू मिला Z/R नंबर समझते। तो ध्यान दिया जाए, यहां से हम लोग बाई एक्स जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से देखिए बाई बराबर, तो आर देख लीजिए बटा 1 है, तो आर कॉस बीटा। यहां से देख लीजिए, यहां से एक्स, तो एक्स निकालिएगा, तो एक्स निकालिएगा तो आपको हो जाएगा आर कॉस अल्फा। यहां से जेड निकालिएगा तो जेड बराबर का मिलने वाला है आर कॉस गामा। चलिए ध्यान दिया जाए। अब एक कुछ बात और सिखाने वाले हैं, सीखिए, सब बेसिक बात आपको मिलने वाला है आज के क्लास में। अगर हम लोग कहें कि इस वेक्टर यानी वेक्टर आर है, इसका बता दीजिए पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर आर का स्थिति सदिश क्या होगा, इसमें पहला में आई कैप, दूसरा में जे कैप, तीसरा में के कैप से गुना तो कर दीजिए, अब जोड़ के लिख दीजिए, यही मिला। अगर इसको आप लोग का मापांक निकालना चाहते हैं तो √x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। तो सब यूज आएगा फार्मूला में और इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए, तो यहां से समझिए, तो यहां से हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान दिया जाए। तो यहां से हम लोग समझेंगे आगे के क्लास में, चलिए ध्यान दिया जाए। तो यहां से x का वैल्यू आर कॉस अल्फा, y का आर कॉस बीटा और z का आर कॉस गामा आ गया। तो यहां से हम लोग देखने वाले हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एवं कॉस गामा को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्कोजयाएं कहते हैं, जिसे हम लोग LMN से भी सूचित करते हैं। तो ध्यान दिया जाए। अब यहां से हम लोग आगे के क्लास देख रहे हैं कि वेक्टर आर देखें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड √x² प्लस y² प्लस z² हो गया। अब हम लोग यहाँ से ध्यान दिया जाए कि अगर हम लोग सबके वर्ग करके जोड़ें तो क्या मिलने वाला है, सबके वर्ग करके जोड़ें तो क्या मिलने वाला है, चलिए ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को वर्ग करके जोड़िए तो क्या मिलने वाला है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड तथा समीकरण थर्ड को वर्ग करके जोड़ने पर चलिए वर्ग कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा इक्वेशन 1 ही है, 2 ही है, चलिए जोड़िए। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर के LHS देने और RHS के RHS देने, यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से y² R² यानी सब क्या स्क्वायर करिएगा तो आपको मिलेगा y/r के होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद वर्ग करके जोड़ दिए, वर्ग किए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड तथा समीकरण थर्ड को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग पहले कर लीजिए तब जोड़िए। यहाँ देखिए x/r है होल स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा r है तो इसको होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग आगे इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहां से हम लोग अब इसको सोल्व करते हैं, चलिए आगे बढ़ल जाए। तो इसको हम लोग आगे सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए। तो इसको सोल्व करिए, स्क्वायर/r² प्लस x²/r² प्लस z²/r² हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या मिल रहा है कि कॉस, इसको सरिया के लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ से क्या मिला तो एलसीएम R² मिल गया।
तो यहां से ऊपर मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख लीजिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर सबके सरिया के लिख दिए। अब सोचिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब यहां से ध्यान दिया जाए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब बटा में है आर स्क्वायर। अब सोचिए इसको हम निकाल लिख सकते हैं, तो इतना बराबर देख लीजिए ई है वेक्टर आर का मापांक, तो वेक्टर आर के मापांक, तो यहां से लिखेंगे वेक्टर आर का मापांक के होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो वेक्टर आर के मापांक के होल स्क्वायर के मतलब आर स्क्वायर। देख लीजिए वेक्टर आर का स्क्वायर, देखिए तो आर मिलने वाला है आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहां से यहां कैंसिल हो गया 1 मरतबे। यहां से हम लोग का एक रिजल्ट आ गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को वैल्यू 1 आता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यहां से आपको रिजल्ट मिल गया। तो यहां से हम लोग क्या देखें, ध्यान दिया जाए कि कॉस स्क्वायर यहां से हम लोग देख लिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 मिल गया। तो यहाँ कॉस अल्फा के जगह एल मिला था। देख लीजिए यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग दिक कोसाइन को हम लोग क्या कह रहे थे, दिक कोसाइन को हम लोग कह रहे अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को दिक कोसाइन कहते हैं, जिसे पराया एल एम एन से सूचित करते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहां से देख लिया जाए तो यहां से हम लोग कॉस अल्फा के जगह एल लिख देंगे, कॉस बीटा के जगह एम लिख देंगे, कॉस गामा के जगह एन लिख देंगे। तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। यानी समझ लीजिए कि दिक कोसाइन के वर्गों का, देख लीजिए दिक कोसाइन के वर्गों का योगफल 1 मिल रहा है। यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को दिक कोसाइन कहते हैं, यानी दिक को जयाएं कहते हैं, और दिक को जयाएं के वर्गों का योगफल 1 आ रहा है। यानी यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का समझ गए। एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिए। आइए आगे समझिए, देख रहे हैं, ध्यान दिया जाए। यदि कॉस स्क्वायर अल्फा के फार्मूला दे दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। यानी हमने पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10वां क्लास, कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस तो प्लस गामा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा अब बराबर 1। चलिए जोड़िए 1 2 3, तो 3 हो गया। आई +1 तो इधर आ गया -1, बाकी सब के भेज दीजिए। तो सब माइनस तो सब प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, 3 में से 1 गया 2। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर रिजल्ट आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो आपको रिजल्ट 2 मिल गया। तो जब कहे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तो उसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। लेकिन जब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा तो इसका रिजल्ट 2 मिलेगा, इक्वल में 2 मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब चलिए आगे समझते हैं। आइए सीखिए
यानी यहां से हम चूंकि लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर, तो वेक्टर आर बराबर यही मिला आपको, पोजीशन वेक्टर यही मिला था, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आइए वेक्टर आर बराबर, तो एक्स का वैल्यू आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं, लिख दीजिए एक्स बराबर यहां से आर कॉस अल्फा प्लस बाई, तो बाई का वैल्यू लिखिए, बाई का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू हमने के आया है रिजल्ट में, देख लीजिए बाई का वैल्यू का आया है, सीखिए। तो बाई का वैल्यू आया है आर कॉस बीटा, लिख दीजिए आर कॉस बीटा जे कैप लिख दीजिए। तो एक्स का वैल्यू था आर कॉस, यहाँ आई कैप लिख दिए, और प्लस जेड का वैल्यू यहाँ से आर कॉस गामा, और यहाँ मिला आपका के कैप। तो के कैप मिला, तो यहाँ समझिए अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है, यानी सब में आर 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 उभय लीजिए आर के, तो यहाँ मिला कॉस आई कैप प्लस कॉस बीटा कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब चलिए यार गुना में इधर आ गया भागा में, तो यहाँ आ गया बटा में आर, और यहाँ से मिला कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। चलिए अब यहाँ से समझिए वेक्टर आर अब बटा आर, कॉस अल्फा को एल कहते हैं, देख लीजिए एल एम एन से सूचित करते हैं, तो एल बराबर एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा लिखना है, कॉस बीटा के जगह एम, कॉस गामा के जगह एन। तो यहाँ से हम लोग एल रख दिए, कॉस अल्फा के जगह एल आई कैप प्लस कॉस एम जे कैप, और कॉस गामा के जगह पर एल के कैप। तो यही आपको अब बताइए ई क्या है, तो ई क्या है, तो यहाँ हम लोग सीखे थे कि वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपको आर के बराबर होता है, तो आर के जगह पर आर के मैग्नीट्यूड भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़िए, तो यहाँ लिख दिए वेक्टर आर, अब वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड, आर के मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और ये अब बताइए ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यानी हम निकाल देखे थे, सुनिए एक बार हम लोग फिर से समझिए। तो यहाँ हम लोग देखे थे, यहाँ हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लास में, कि अगर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर को ऐसे सूचित करते हैं, और इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो एक कैप का कि इस वेक्टर बटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आ जाइए आर वेक्टर और आर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड मिल गया, तो हम लोग इसके स्थान पर लिखेंगे आर कैप एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब चलिए क्या समझे, यहाँ से कुछ समझे, एकदम बिल्कुल समझे। यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर में जो आई का गुणांक है, जे का गुणांक है, के का गुणांक है, आई कैप का गुणांक है, जे कैप का गुणांक है, के कैप का गुणांक है, ओकरे हमने एल एम एन से, तो एल एम एन है क्या, तो यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है, यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है, यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है वही कहला रहा है डायरेक्शन कोसाइन, यानी दिक को जयाएं। तो दिक को जयाया निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है वो हम लोग एल एम एन से सूचित करते हैं। यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग एल एम एन से सूचित करते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहाँ क्या समझे कि यूनिट वेक्टर है, और यहाँ एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, तो यूनिट वेक्टर के गुणांक एल एम एन यहाँ मिला, देख लीजिए आई के गुणांक एल, जे के गुणांक एम और के गुणांक एम एन मिला। तो एल एम एन के ना कहते हैं दिक को जयाएं, तो दिक को जयाएं अगर हम लोग कह रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का गुणांक जो हो गया उसी को हम लोग कह रहे हैं दिक को जयाएं। तो जब भी क्वेश्चन में दिक को जयाएं पूछे तो सब वेक्टर निकालिए, और जो यूनिट वेक्टर का गुणांक होगा उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। चलिए
तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर आर, इस वेक्टर आर, वेक्टर आर देख लीजिए, वेक्टर आर का दिक को जाएं, वेक्टर आर का दिक को जाएं यूनिट आई जी तथा आई कैप जे कैप तथा के कैप वाले वाले गुणांक को, वाले गुणांक को, यानी इस वेक्टर का आर वेक्टर का, आर वेक्टर का दिक को जाएं तो यूनिट वेक्टर आर कैप, आर कैप में वेक्टर आई, वेक्टर जी, वेक्टर की का जो गुणांक होता है इस वेक्टर का दिक्कोजाएं कहलाता है। यानी साफ यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है, यूनिट वेक्टर को जो गुणांक मिला यही एल एम एन का मान आया और एल एम एन को हमने दिक्कोजाएं कहते हैं। समझ लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सीखते हैं। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 4k कैप में दिक को जयाएं ज्ञात कीजिए। दिक को जयाएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो सबसे पहले वेक्टर ए है तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है और जो यूनिट वेक्टर का गुणांक आएगा उसी को हम लोग एल एम एन से सूचित करते हैं और एल एम एन को दिक को जयाएं कहते हैं। तो सबसे पहले इस वेक्टर का हमको लिखना है कि ये वेक्टर दे है, इसको हम लोग लिख दीजिए कि 2i कैप प्लस प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो रूट अंडर देख लीजिए x बाई जेड, तो 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो इसका हम लोग निकाल रहे हैं। तो बताइए 2 के स्क्वायर 4, 9, 16, 16 4 20, 9 29, तो यहाँ से आपको रिजल्ट का मिल गया 29, आपको 29 आ गया। अब यहां से समझिए यूनिट वेक्टर को एक कैप द्वारा सूचित करते हैं और एक कैप का सूत्र होता है उस वेक्टर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये वेक्टर को मान रखिए यहाँ है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ देख लीजिए ए का मैग्नीट्यूड है तो रूट में 29। तो एक कैप का वैल्यू पहले हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, तो 2 बटा रूट 29 आई कैप प्लस 3 बटा रूट 29 जे कैप प्लस 4 बटा रूट 29 के कैप। अब बताइए यूनिट वेक्टर निकल गया, इसका गुणांक कौन मिला, तो आई के गुणांक 2 बटा रूट 29, जे का गुणांक 3 बटा रूट 29, के का गुणांक 4 बटा रूट 29। तो यही मिला 2 बटा रूट 29, 3 बटा रूट 29, 4 बटा रूट 29, तो यही आपका मिल गया दिक को जयाएं। तो दिक को जयाएं, दिक को जयाएं क्या क्या मिल गया, तो 2 बटा रूट 29, 3 बटा रूट 29, फिर मिला 4 बटा रूट 29। यही आपका जो रिजल्ट है यही आपको मिल गया दिक को जयाएं। तो दिक को जयाएं समझ गए। दिक को जयाएं निकालने से पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग कहते हैं दिक को जयाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे खंड सूत्र के बारे में, खंड फॉर्मूला। खंड सूत्र
सेक्शन फॉर्मूला। चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये आपका मूल बिंदु है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, जिसका स्थिति सदिश है ओ के सापेक्ष वेक्टर ए और एकर स्थिति सदिश है वेक्टर बी, और यहाँ ए से बी को मिला दिए। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, ये बिंदु P है जो बांट रहा है AP अनुपात PB, AP अनुपात PB बराबर M अनुपात N के अनुपात में। देखिए AB रेखाखंड के अंदर बिंदु P है तो अंतः विभाजन, अगर AB रेखाखंड के बाहर बिंदु P स्थित है तो वह विभाजन। अंदर है बिंदु P, रेखाखंड AB के अंदर बिंदु P, अंतः विभाजन, बाहर रहे बाह्य विभाजन, तो AB रेखाखंड के अंदर बिंदु P अंतः विभाजन। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां से यहां हम लोग मिला देते हैं, E है और इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। तो यहां माना कि हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। माना कि ए तथा बी दो बिंदुएं हैं जिनका स्थिति सदिश मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, तथा बिंदु पे रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यही हमको बताना है कि वेक्टर आर का मान क्या होगा, यही बताना है। चलिए माना कि हम लोग लिखते हैं, माना कि दो बिंदु ए तथा बी, माना कि ए तथा बी दो बिंदुएं हैं, माना कि दो बिंदु ए तथा बी है, ये भी कह सकते हैं माना कि दो बिंदु ए तथा बी है जिनका स्थिति सदिश जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु ओ के सापेक्ष मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, तथा बिंदु पे तथा बिंदु पे रेखाखंड AB को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, विभाजित करता है, यही आपको लिखना था। समझते हैं। तो यहाँ हम लोग आएंगे, यहाँ से हम लोग, चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी। चलिए ध्यान दिया जाए तो ओ ए वेक्टर बराबर यहां से मिला वेक्टर ए, देख लीजिए ओ बी आपको मिल गया, ओ बी बराबर वेक्टर बी, ओ पी वेक्टर ओ पी बराबर वेक्टर आर है। चलिए ध्यान दिया जाए तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां से हम लोग कहेंगे
कि देखिए ए पे बटा पी बी बराबर मिला एम बटा एन। ए पी बटा पी बी मिल गया एम बटा एन। तो यहां से आ जाइए, यानी कि ए पी अनुपात पी बी बराबर एम अनुपात एन है। तो यहां से ए पी बटा में मिल गया पी बी बराबर यहां से एम बटा एन मिल गया। तो यहां से तिरछा तिरछी गुना करिए, तो यहां मिला ए पी एन में ए पी से, तो एन ए पी एन में पी बी से, तो एन पी बी। दोनों पर वेक्टर हम लोग चढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ वेक्टर ले लिए। अब चलिए एन और एपी वेक्टर को हम लोग पढ़े थे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी कि यहां से हम लोग एक पढ़े थे कि इस तरह से रहता था ए बी, दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश तो होता था x2 माइनस x1 आई कैप, इस तरह से प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यही आपको मिला था दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश। तो यहाँ तो बिंदु है नहीं, इसका दलन है, तो एपी वेक्टर को हम लोग कहा लिखे थे, एपी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे पिछला का स्थिति सदिश था ओपी माइनस अगला था ओए, इसी तरह से लिखना है। उसके बाद अगर पीबी मिलेगा तो क्या लिखिएगा ओबे वेक्टर माइनस पिछला माइनस अगला, इस तरह से। तो चलिए ध्यान दीजिए, एपी के लिखेंगे ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर एम, पीबी के क्या लिखेंगे ओबे वेक्टर माइनस ओपे वेक्टर। अब चलिए इसको हम लोग लिखेंगे एन और ओपी वेक्टर को यहां से वेक्टर आर लिखेंगे माइनस ओए वेक्टर को वेक्टर ए लिखेंगे। एम यहां से ओ बी, तो ओ बी वेक्टर बी है, लिख दीजिए। ओपी को वेक्टर आर लिखेंगे, सब में गुना करिए एन में आर से, तो एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। चलिए इसको हम लोग आगे समझिए। चलिए आ जाइए यहाँ सीखिए। तो एन है एन आर वेक्टर एन ए वेक्टर। अब हम लोग समझिए, तो एन आर वेक्टर है, इसको रहने दीजिए, ये माइनस में है एम आर वेक्टर, तो इधर इसको ले आइए एम आर वेक्टर। अब चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, तो यहाँ से हम लोग समझते हैं बराबर, तो इसको हम लोग इस साइड लिया, बच गया यहाँ एम बी वेक्टर। यहाँ देखिए एन ए वेक्टर जो है माइनस में है, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो एन ए वेक्टर वो आपका क्या हो गया प्लस में। देखिए वेक्टर आर कॉमन है, तो ले लीजिए, यहाँ से बच्चा एम यहाँ से बच्चा एन बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। तो वेक्टर आर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, अब बटा में मिला, ये गुना तो इधर आ जाएगा भागा एम बटा, यही आपको काम मिल गया। सुन लीजिए कि अगर ये वेक्टर और इसका स्थिति सदिश इसका स्थिति और अनुपात आपको दे ले रहे, तो लिखना है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा एम प्लस एन। तो यहाँ हम लोग 10वीं क्लास में भी सीखे थे अंतर विभाजन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन, यही वेक्टर रूप में यहाँ है। तो एम आई वाली वेक्टर प्लस एन ये वाली वेक्टर बटा में एम और एन को जोड़ देना है, यह अंतर विभाजन है। तो ये अंतर विभाजन वाला सूत्र है। चलिए बाह्य विभाजन को हम लोग साबित करते हैं कि बाह्य विभाजन क्या होता है। एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु ए है और यहाँ कोई बिंदु बी है, इसको मिला दीजिए और यहाँ से भी मिला दीजिए। इसका स्थिति सदिश वेक्टर ए है
और इसका भी पोजीशन वेक्टर बी है। मान लेते हैं कि इस यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है, इसका पोजीशन वेक्टर है जे R है। और ये जो बिंदु P है, रेखाखंड AB जो देख रहे हैं ओकर बाहर बिंदु P है, तो बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है। अभी देखे थे कि AB रेखाखंड के अंदर बिंदु P था तो अंत विभाजित हो रहा था, लेकिन जब AB रेखाखंड मिला ओकर बाहर बिंदु P स्थित है तो यहाँ मिलेगा आपको बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए, तो देख लीजिए यहाँ से ए पे तो ए पे अनुपात बे पे, ए पे यहां से बे पी, तो ए पी अनुपात बीपी बराबर है जो एम अनुपात एन के अनुपात में आपको क्या कर रहा है, बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है। समझ लीजिए, यानी एम अनुपात एन, यहां से ए पी अनुपात बीपी बराबर है जो एम अनुपात एन के रूप में बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो माना कि क्या मानेंगे, माना कि ए तथा बे दो बिंदुएं हैं जिनका स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, तथा बिंदु पे रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करता है। यही चीज को आपको लिख देना है, यही चीज जो लिखवाए सेम टू सेम लिखना है, लेकिन का बस यही लिखना है कि बाह्य रूप से विभाजित करता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, केवल बाह्य रूप से विभाजित लिखना है। तो चलिए हम आगे इसको आगे बढ़ते हैं। तो ओ ए बराबर का मिल गया वेक्टर ई, ओ बी बराबर वेक्टर बी, ओ पी वेक्टर ओ पी बराबर ओ ए, वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर बराबर वेक्टर बी, ओ पी वेक्टर बराबर वेक्टर आर मिला। तो चलिए यहां से ए पे अनुपात बी पे एम अनुपात एन, तो ए पे अब बटा में अनुपात हटाएं बटा लगा दिए, अनुपात हटाएं बटा लगा दिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, एन ए पे और एम बी पी दोनों तरफ वेक्टर ले लीजिए। तो एन ए पी वेक्टर के क्या लिखेंगे, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एम लिख दीजिए, ओ पी वेक्टर माइनस वेक्टर। तो एन ओपी वेक्टर को वेक्टर आर कह रहे हैं, माइनस ओ ए वेक्टर को वेक्टर ए कह रहे हैं। एम तो एम यहाँ वेक्टर आर है ओपी का मान और ओबी का मान है जो वेक्टर बी है। चलिए हम लोग आगे गुना करते हैं, तो एन वेक्टर आर माइनस एन वेक्टर ए, एम वेक्टर आर माइनस एम वेक्टर बी। अब आ जाइए यहाँ से इसको हम लोग इधर लेके चल आते हैं, तो एम वेक्टर बी मिला और यहाँ से एन वेक्टर माइनस में ए मिलेगा। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इसको माइनस तो इधर प्लस जाइए, तो बचा एम वेक्टर बी और माइनस एन वेक्टर ए, यहाँ बच रहा है। तो यहाँ से हमने ई माइनस था इधर प्लस में आ गया और यहाँ देख लीजिए ई माइनस है तो माइनस में है एन वेक्टर ए, तो यहाँ बचा एम आर वेक्टर, तो एम आर वेक्टर और यहाँ से देख लीजिए एन आर वेक्टर जो है ये प्लस में, तो इधर इसको लेके चलाइए, एन आर वेक्टर माइनस में हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर और यहाँ वेक्टर आर को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ मिलेगा एम माइनस एन, ये गुना में इधर भागा में, यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिए वेक्टर आर बराबर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटा में एम माइनस एन। यहाँ देख लीजिए ये आपको बाह्य विभाजन सूत्र हो गया। आयकर पिछले बार हम लोग देखे थे अंत विभाजन माइनस, तो बाह्य विभाजन प्लस अंत विभाजन। अब हम लोग मिड पॉइंट सूत्र को समझते हैं कि मिड पॉइंट सूत्र क्या होता है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ आपको बिंदु ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ओके सपेज। एक बिंदु बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। अब चलिए मान लेते हैं कि एक बिंदु पी है जो m अनुपात n के अनुपात में क्या कर रहा है, बिंदु P है जो रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, और इसका देख रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर है जो वेक्टर R है। लेकिन रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, तो लिखेंगे क्योंकि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो समझ लीजिए कि दोनों के जो अनुपात है इधर और इधर समान होगा, समान वैल्यू होगा। तो दोनों के जब अनुपात करेगा AP अनुपात PB निकालिएगा तो आ जाएगा आपको AP अनुपात, जब PB करिएगा तो आ जाएगा 1:1, समझ लीजिए। तो AP और PB समझ लीजिए, तो ये आपका आ गया 1:1, समझ लीजिए। तो यही चीज है आपको 1:1। अब यहाँ से हम निकाल लिखेंगे, या हमने m अनुपात n बराबर 1:1 कर देंगे। देख लीजिए, अभी एक पिछले बार देखे थे कि AP अनुपात PB मिला था, तो m अनुपात n, तो m अनुपात n बराबर 1:1। m के वैल्यू भी 1 और n का भी वैल्यू 1। तो हम लोग वेक्टर r का सूत्र का देखे थे, यही देखे थे। वेक्टर r का सूत्र कब देखे थे, अंतः विभाजन। देख लीजिए, रेखाखंड AB के अंदर बिंदु P स्थित है, रेखाखंड AB के अंदर बिंदु P स्थित है, तो हो जाएगा कौन विभाजन, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन बराबर सूत्र हम लोग देखे थे MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बटा में M प्लस N। मान रखिए वेक्टर R बराबर, तो M का वैल्यू भी रख दीजिए प्लस N का वैल्यू 1, वेक्टर A रख दीजिए बटा 1 + 1। M के वैल्यू 1 प्लस तो प्लस, N का भी वैल्यू 1। तो M में तो वेक्टर B वेक्टर A बटा 2। यही आपको मिड पॉइंट सूत्र है। कह देवे रेखाखंड AB का मध्य बिंदु अगर कोई बिंदु P दे है, उसका आपको बता देना है सदिश। तो कैसे निकलेगा, उसका अनुपात भी 1:1 आ जाएगा। तो उसका अनुपात 1:1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ से इसको डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर B और वेक्टर A ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा मार दीजिए, तो यही आपको क्या मिल जाएगा, यही आपको मिल जाएगा, यहाँ से वेक्टर R का मान मिल जाएगा। कब, जब रेखाखंड AB को बिंदु P क्या कर रहा है, मध्य बिंदु है, रेखाखंड AB का बिंदु P जो है मध्य बिंदु है, तब इसका इस सूत्र हम लोग यूज करते हैं। तो आज पर इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।